हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पठन पाठन में व्यस्त होंगे। हम लोग जो पढ़ रहे थे वो था हमारा सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स। तो सेल बायोलॉजी ऑलमोस्ट हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में कम्प्लीटली फिनिश कर चुके हैं और उसके बाद जो आगामी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था वो था हमारा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। वो भी कम्प्लीटली हमारा क्या था, फिनिश हो चुका है। और जैसा कि मैंने आपसे वादा भी किया था कि हम लोग सेल बायोलॉजी और सेल डिवीजन जब ख़त्म हो जाएगा तो उसकी जो मैराथन क्लास है उसको भी लेकर के आएंगे। तो मैंने सेल बायोलॉजी की भी मैराथन क्लास दी है आपको, एज वेल एज जो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन था उसकी भी मैराथन क्लास दी है। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का मैंने 2 प्रैक्टिस सेट कराया हुआ है और जो हमारा सेल बायोलॉजी था उसकी मैंने 5 प्रैक्टिस सेट कराई है। तो टोटल वहाँ से 750 क्वेश्चंस वहाँ से मिल गए हैं, जो कि मैंने 5 प्रैक्टिस सेट में 150 क्वेश्चंस की मैंने प्रैक्टिस सेट ली हुई है। और साथ ही साथ मैंने 2 जो हमारा सेल बायोलॉजी एंड सेल डिवीजन की क्लास थी उसमें मैंने क्या किया है, 150 की मैंने 2 प्रैक्टिस सेट लिए, तो मतलब 300 क्वेश्चंस वहाँ से हो गया। तो 750 या 300 ये हो गया, मतलब 1050 क्वेश्चंस अपने को मिल गए हैं। मतलब अगर देखा जाए सेल बायोलॉजी एंड सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से अपने को 1050 क्वेश्चंस की श्रृंखला मिल गई है, जो कि बहुत बड़ी श्रृंखला है। अगर इसी पूरी के पूरे क्वेश्चंस को अगर हम सॉर्ट आउट कर लें तो यकीन मानिए कि कहीं से जो क्वेश्चंस होगा वो बाहर से अपने को देखने को नहीं मिलेगा। और मैंने आपसे कहा भी था कि आप पूरा लेक्चर देखिए, पूरा लेक्चर देखने के बाद में आप फिर क्या करिए, आप सारे के सारे क्वेश्चंस को लगाइए। जितने भी क्वेश्चंस हमने आपको करा है, आपका कोई भी जो क्वेश्चंस होगा वो गलत नहीं होने पाएगा। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, जेनेटिक्स के बारे में। क्योंकि सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन्स खत्म होने के बाद एक जेनेटिक्स टॉपिक बचा हुआ, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टडी कर लेते हैं। ये भी ऑलमोस्ट आपका बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, 15-20 लेक्चर जो भी लगेंगे इसको फिनिश करने में। क्योंकि इसमें अपने को 3 पढ़ना है, एक मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ना है, एक अपने को पढ़ना है पॉपुलेशन जेनेटिक्स, एक ह्यूमन जेनेटिक्स। तो तीनों के बारे में क्या करना है अपने को इसमें पढ़ना है। तो इन तीनों के बारे में हम लोग जेनेटिक्स में क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। तो ऑलमोस्ट एक बहुत बड़ा जो पार्ट होगा हमारा टीजीटी पीजीटी का, वो क्या होगा, फिनिश हो जाएगा। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्या होगा, ये सबसे पहला लेक्चर है जेनेटिक्स का, जो कि आज क्या रहेगा हमारा, ये एक इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी। हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास के रूप में क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग जेनेटिक्स की बात करते हैं कि जो हमारा जेनेटिक्स है, ये जो होता है, जो जेनेटिक्स वर्ड है, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो जेनेटिक्स की जो मीनिंग होती है वो क्या होती है, स्टडी ऑफ हेरिडिटी हेरिडिटी एंड वेरिएशन। यहाँ पर क्या हुआ, 2 टर्म देखने को मिला। एक टर्म जो देखने को मिला वो क्या देखने को मिला, हेरिडिटी देखने को मिला। दूसरा जो टर्म देखने को मिला वो क्या देखने को मिला, वेरिएशंस। इट मीन्स हम सिंपल वे में ये कह सकते हैं कि जो हमारा जेनेटिक्स होता है उस जेनेटिक्स के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, 2 चीज़ों की स्टडी करते हैं। एक जो होता है हमारा हेरिडिटी होता है, दूसरा जो होता है हमारा वेरिएशंस होता है। अब हम लोग यहाँ पर हेरिडिटी टर्म आया, दूसरा क्या आया, वेरिएशंस। इसकी हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। इसका मतलब जो डिफिनीशन से हम लोग अभी पढ़ते हैं, पहले उसके पहले हम लोग कुछ इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर क्या करते हैं, नज़र डालते हैं कि हिस्टोरिकल जो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, हम लोग उस पर कुछ नज़र डालते हैं कि जो हमारा जेनेटिक्स है उसमें किन किन वैज्ञानिकों का सबसे मुख्य योगदान जो होता है वो अपने को देखने को मिलता है। तो हम लोग अगर बात करते हैं कि जो जेनेटिक्स है, इस जेनेटिक्स को सबसे पहले देने का जो क्रेडिट होता है वो एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है डब्ल्यू बेटसन। डब्ल्यू बेटसन ने क्या किया था, 1905 ईस्वी में क्या किया था, उन्होंने इस टर्म को सबसे पहले दिया। अब जब डब्ल्यू बेटसन ने 1905 ईस्वी में इस टर्म को सबसे पहले दिया तो डब्ल्यू बेटसन के साथ में ही एक वैज्ञानिक और थे जिनका नाम था पुन्नेट। मतलब डब्ल्यू बेटसन ने केवल जेनेटिक्स टर्म को दिया, पुन्नेट ने नहीं। केवल जेनेटिक्स टर्म को देने का जो क्रेडिट है वो डब्ल्यू बेटसन को जाता है। लेकिन कई सारे ऐसे इवेंट्स हैं जिसमें अपने को देखने को मिलता है कि डब्ल्यू बेटसन और पुन्नेट ने क्या किया, एक साथ में काम किया है। जैसे अपने को देखने को मिलता है कि जो डब्ल्यू बेटसन है उन्होंने लिंकेज में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इट मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं टर्म लिंकेज को देने का जो क्रेडिट है वो डब्ल्यू बेटसन को जाता है। वहीं पर डब्ल्यू बेटसन और पुन्नेट जिन्होंने कि दोनों ने एक साथ में काम किया है उसमें देखने को मिलता है किसमें, क्योंकि जो मेंडल्स के द्वारा जो दिया गया तीसरा नियम है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसको हम लोग मेंडल्स का थर्ड लॉ बोलते हैं, इसमें मेंडल्स ने क्या किया था, पुन्नेट का स्क्वायर बोर्ड अथवा जो चेकर बोर्ड यूज किया था डाई हाइब्रिड क्रॉस में, वो किसके द्वारा बनाया गया था, डब्ल्यू बेटसन एंड पुन्नेट के द्वारा ही क्या किया गया था, उसको बनाया गया था। रिपल्सन, जो कपलिंग एंड रिपल्सन थ्योरी होती है जिसमें जो रेशियो होता है 7:1:7 आता है,
उसको भी देने का जो क्रेडिट है वो किनका है, वो डब्ल्यू बेटसन एंड पुन्नेट का ही होता है। जो चेकर बोर्ड बनाया गया था डब्ल्यू बेटसन एंड पुन्नेट के द्वारा, जिसको हम लोग पुन्नेट स्क्वायर बोर्ड भी बोलते हैं, उसमें अपने को देखने को मिले थे टोटल जो थे वो 16 बॉक्सेस उसके अंतर्गत देखने को मिले थे। डब्ल्यू बेटसन एंड पुन्नेट ने ही क्या दिया था, जो हमारी थ्योरी होती है जिसको इन केस में हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन की जो थ्योरी होती है, उसको भी देने का जो काम है वो डब्ल्यू बेटसन एंड पुन्नेट का है, जिसमें अपने को देखने को मिलता था कि जिसका रेशियो आता था वो कितना आता था, 9:7 अपने को देखने को मिला। इस तरह से क्या हुआ, अपने को कई सारे बेसिक जो टर्म है वो देखने को मिले। तो सबसे पहला जो टर्म है वो अपने को क्या देखने को मिला कि द टर्म जेनेटिक्स वाज गिवन बाई, कि जेनेटिक्स जो टर्म है उसको सबसे पहले देने का जो काम है वो किनका है, डब्ल्यू बेटसन का है। कि डब्ल्यू बेटसन ने क्या किया था, सबसे पहले इस टर्म को देने का काम किया। जेनेटिक्स टर्म को उन्होंने कब दिया था, 1905 ईस्वी में क्या किया था उन्होंने, इस टर्म को दिया था। दूसरी बात अपने को ये देखने को मिलती है कि जो हमारा जेनेटिक्स होता है उसमें जो वैज्ञानिक हमारे हैं डब्ल्यू बेटसन, और एक वैज्ञानिक है क्या नाम है, एंड पुन्नेट। मैं आपको इसी में बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी जो क्वेश्चंस होता है वो एग्जामिनर पूछता है कि डब्ल्यू बेटसन एंड पुन्नेट इन्होंने भी क्या किया है, एक क्योंकि डब्ल्यू बेटसन ने पुन्नेट के साथ में मिलकर के कई सारे जो इवेंट्स है उसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। जैसे अपने को देखने को मिलता है कि इनका जो योगदान है कहाँ पर देखने को मिलता है, ही प्रिपेयर्ड चेकर बोर्ड मॉडल। इन्होंने क्या किया था, चेकर बोर्ड जो मॉडल्स है उसको उन्होंने क्या किया था, प्रिपेयर्स करने का काम किया। जिस चेकर बोर्ड मॉडल्स में अपने को देखने को मिला था, टोटल क्या थे इसमें 16 बॉक्सेस हुआ करते थे, जिसका यूज जो होता था वो डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या किया जाता था, इसका उपयोग किया जाता था। डब्ल्यू बेटसन एंड पुन्नेट ने ही क्या किया था, जो कॉम्प्लीमेंट्री जीन होता है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन की थ्योरी को भी उन्होंने दिया था, जिसका जो रेशियो आता है 9:7 देखने को मिलता है। डब्ल्यू बेटसन एंड पुन्नेट ने ही इन केस में जो दिया था वो कपलिंग एंड रिपल्सन थ्योरी को दिया था। किसको दिया था, कपलिंग एंड रिपल्सन थ्योरी को दिया था। जो कपलिंग एंड रिपल्सन थ्योरी होती है उसको देने का काम किया, जिसका रेशियो 7:1:7 अपने को देखने को मिला था। डब्ल्यू बेटसन ने जो दिया था वो टर्म लिंकेज को देने का काम किया था। टर्म जैसे इसी के साथ में हम आपको कई सारी चीज़ें और भी कोरिलेट कर रहे हैं कि इन्होंने क्या किया था, टर्म लिंकेज को भी देने का काम किया था। कॉम्प्लीमेंट्री जीन को भी जो कॉम्प्लीमेंट्री जीन है वो भी डब्ल्यू बेटसन एंड पुन्नेट के द्वारा ही दिया गया। जो चेकर बोर्ड मॉडल है इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, पुन्नेट स्क्वायर बोर्ड मॉडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुन्नेट स्क्वायर बोर्ड मॉडल इसी को बोलते हैं, पुन्नेट स्क्वायर बोर्ड मॉडल्स इसी को हम लोग नाम देते हैं। क्या होता है, पुन्नेट स्क्वायर बोर्ड मॉडल को चेकर बोर्ड मॉडल बोलते हैं, इसमें 16 बॉक्स होते हैं। इसका जो यूज होता है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस में किया जाता है। डब्ल्यू बेटसन एंड पुन्नेट ने ही कॉम्प्लीमेंट्री जीन को भी दिया, जिसका जो रेशियो होता है 9:7 होता है। इन्होंने ही कपलिंग एंड रिपल्सन थ्योरी को देने का काम किया, जिसका रेशियो जो होता है 7:1:1 क्या होता है, 7 अपने को देखने को मिलता है। इस तरह से क्या है, कई सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि अपने को देखने को मिलता है, जो कि स्पेशली किसके द्वारा दिए गए, डब्ल्यू बेटसन एंड पुन्नेट के द्वारा दिया गया। और जो डब्ल्यू बेटसन के द्वारा सिर्फ दिया गया वो क्या था, हमारा टर्म लिंकेज था, जो कि इन केस में यहाँ पर इंक्लूड किया गया। ये तो था इन केस में सबसे पहला कि अगर अपने से कोई पूछे कि जो टर्म लिंकेज है उस लिंकेज टर्म को सबसे पहले देने का क्रेडिट किसका है, तो डब्ल्यू बेटसन को जाता है 1905 ईस्वी में। जो हमारा जेनेटिक्स होता है उसकी मीनिंग क्या होती है, तो जेनेटिक्स जो होता है वो स्टडी करते हैं हेरिडिटी एज वेल एज किसकी, हम लोग वेरिएशंस की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इसका मतलब ये दो शब्द से मिलकर के बना हुआ है। एक शब्द जो होता है वो हेरिडिटी होता है और दूसरा जो शब्द होता है हमारा क्या होता है, वेरिएशंस होता है। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं और ये डिस्कस करते हैं कि जो डब्ल्यू बेटसन एंड पुन्नेट के बाद में जो वैज्ञानिक हमारे आए थे जिनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल अपने को देखने को मिला था वो हमारे कौन से थे, वो थे हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन ग्रेगर जॉन मेंडल को हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स का क्रेडिट देते हैं। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं इन केस में नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि हमारा क्या होगा कि फादर ऑफ जेनेटिक्स, कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है। तो अगर हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स की बात करते हैं तो जो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल है। कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल को हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। और
अगर हम लोग बात करते हैं तो इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो बेसिकली किस पर किया हुआ था, पे प्लांट पर, जिसका जो साइंटिफिक नेम था वो पाइजम सेटाइबम था, या पाइसम सेटाइबम जिसको हम लोग बोलते हैं। और इसमें जो क्रोमोजोम के नंबर हुआ करते थे वो 2n बराबर कितने हुआ करते थे, 14 नंबर जो होते थे वो अपने को देखने को मिला था। साइंटिफिक नेम मैंने आपको बताया कि वो क्या था, पाइसम सेटाइबम। तो हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स के रूप में हम लोग जो मेंशंस करते हैं वो कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल्स। कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल्स। ग्रेगर जॉन मेंडल्स को हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। और फादर ऑफ जेनेटिक्स इनको बोला जाता है। और दो तीन बातें इनमें हम लोग बता दें कि इनका जो एक्सपेरिमेंट था, ग्रेगर जॉन मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था वो किस पर था, पी प्लांट पे था। किस पे था, पी प्लांट पे था। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता था, पाइसम सेटाइबम इसको हम लोग बोलते थे। क्या बोलते थे, पाइसम सेटाइबम। इसका जो साइंटिफिक नेम हुआ करता था वो क्या है, हमारा पाइसम सेटाइबम है। इसमें जो क्रोमोजोम के नंबर होते थे, किसमें, जो हमारा पी प्लांट था, ऐसा बोल सकते, जो पी प्लांट था इसमें जो क्रोमोजोम के नंबर थे वो 2n बराबर कितने हुआ करते थे, अपने को 14 देखने को मिलता था। कितना होता था, 14 देखने को मिलता था। अगली बात यहाँ पर यह देखने को मिलता है कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, इन्होंने ही क्या किया था, डिफाइन हेरिडिटी। इन्होंने ही क्या किया था, हेरिडिटी को क्या किया था, डिफाइन किया था। किसको डिफाइन किया था, हेरिडिटी को डिफाइन करने का जो क्रेडिट है वो किनका है, वो ग्रेगर जॉन मेंडल का ही देखने को मिलता था। और साथ ही साथ अपने को देखने को मिलता है कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, जब इन्होंने हेरिडिटी को डिफाइन किया, इन्होंने कहा था कि जो ट्रांसमिशंस होता है किसका, जो हमारे क्रोमोजोम्स होते हैं अथवा जो जीन्स होते हैं, उनका जो ट्रांसमिशंस होता है वो क्या होता है, एक जनरेशन से क्या होता है, नेक्स्ट जनरेशन में क्या होता है, देखने को मिलता है। इट मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर, करेक्टर का मतलब जीन, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो करेक्टर्स होते हैं उनका क्या होता है, ट्रांसमिशंस होता है, उनका आदान प्रदान होता है। यही क्या कहलाता है, हमारा हेरिडिटी कहलाता है। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, हेरिडिटी के रूप में मेंशंस करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। तो पहली बात क्या हो गई कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था वो पी प्लांट पर किया था। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो पाइसम सेटाइबम्स होता है। इसमें जो क्रोमोजोम्स के नंबर्स होते हैं वो 2n बराबर कितने होते हैं, 14 से देखने को मिलते हैं। ये तो हो गया किसके बारे में, ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। अगली बात हम लोग ये करते हैं कि फादर ऑफ जो जेनेटिक्स हैं वो कौन हो गए, ग्रेगर जॉन मेंडल्स हो गए। नेक्स्ट की बात करते हैं कि फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, कि फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है। अगर हम लोग फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पर जो इनका नाम देते हैं वो कौन है, वो है हमारे टी.एच. मॉर्गन। कौन है, टी.एच. मॉर्गन है। टी.एच. मॉर्गन को हम लोग जो नाम देते हैं वो फादर ऑफ जेनेटिक्स का, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का नाम देते हैं। और फादर ऑफ इनको क्यों नाम देते हैं, क्योंकि इनके कुछ अपने इवेंट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें अपने को देखने को मिलता है कि जो सबसे पहला इवेंट देखने को मिलता है टी.एच. मॉर्गन का, वो क्या होता है, इन्होंने जिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो क्या था, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर था। क्या बोलते हैं उसको, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर बोलते हैं। जो कि क्या होती है, हमारी एक तरह की क्या होती है, इसको फ्रूट फ्लाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग एक तरह की फ्रूट फ्लाई बोलते हैं। दूसरी बात यहाँ पर यह देखने को मिलता है कि जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर्स होता है उसमें जो क्रोमोजोम के नंबर होते हैं वो कितने होते हैं, 2n बराबर 8 देखने को मिलता है। मतलब 8 जो होते हैं नंबर में होते हैं। पेयर की बात करते हैं तो पेयर में जो क्रोमोजोम की संख्या होती है वो कितनी होती है, 4 देखने को मिलती है। और अगली बात यहाँ पर यह देखने को मिलता है कि टी.एच. मॉर्गन ने क्या किया था, डिफाइन वेरिएशन, डिफाइन इन्होंने ही जो किया था वो किसको, वेरिएशंस को क्या किया था, इन्होंने डिफाइन करने का काम किया। दूसरी बात अपने को देखने को मिलती है कि टी.एच. मॉर्गन ने क्या किया था, फर्स्ट स्टडी टू म्यूटेशन, मतलब फर्स्ट साइंटिफिक स्टडी टू म्यूटेशन, जो सबसे पहले साइंटिफिक स्टडी
की गई म्यूटेशन पे उसको जो करने का जो क्रेडिट है वो किनका है, वो टी.एच. मॉर्गन का है कि टी.एच. मॉर्गन ने सबसे पहले क्या किया था, क्रोमोजोम की जो साइंटिफिक स्टडी थी उसको करने का काम किया। जो क्रोमोजोम की मैपिंग होती है, क्रोमोजोम की मैपिंग को स्टडी करने का जो काम है, क्रोमोजोमल मैपिंग की स्टडी करने का जो क्रेडिट है वो किसी और को नहीं, वो किनको जाता है, टी.एच. मॉर्गन साहब को ही जाता है। दूसरा, अपना जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया हुआ था किसमें, टी.एच. मॉर्गन साहब ने, जिसके चलते हुए इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का क्रेडिट मिला, जो कि ड्रोसोफिला था। और ड्रोसोफिला के साथ साथ देखने को मिलता था इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो कि ड्रोसोफिला के ऊपर था, लेकिन ड्रोसोफिला में भी क्या था, कोट कलर ऑफ द आई, क्या था, कोट कलर ऑफ द आई, उसमें क्या था, कोट कलर, उन्होंने आई का क्या किया था, कलर लिया हुआ था। जैसे आई के कलर में क्या लिया हुआ था उन्होंने, जैसे रेड आई लिया हुआ था, रेड आई एज वेल एज क्या थी, कुछ की क्या थी, आई जो थी वो वाइट आई थी, तो रेड आई को एज वेल एज क्या थी, वाइट आई थी। यहाँ पर आर आर था, यहाँ पर क्या था, डब्लू डब्लू, तो ये रेड था, ये क्या था, वाइट आइज थी। तो दोनों के बीच में जब उन्होंने क्रॉस कराया था, क्रॉस कराने के बाद में इनको यहाँ पर क्या था, एक इंटरमीडिएट आई मिली हुई थी, जो कि क्या थी, अपने को देखने को मिला था कि काफ़ी क्या थी, दोनों के कंपेयर में क्या थी, ब्राइट थी। क्या देखने को मिला था, ब्राइट आइज यहाँ पर देखने को मिली थी, ब्राइट आइज जो थी वो देखने को मिली थी, जो कि दोनों के कंपेयर में क्या थी, जैसे ज़्यादा चमकदार वाली थी, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। कुछ ज़्यादा क्या थी, इन दोनों के कंपेयर में क्या थी, वो ज़्यादा चमकदार थी, जो कि अपने को F1 जनरेशन में देखने को मिला था। फिर इसी का क्रॉस कराया था, तो रेड आइज भी मिली थी, वाइट आइज भी मिली थी, एज वेल एज उसी के कंपेयर में क्या थी, ब्राइट आइज अथवा क्या था, जो डिफरेंट थिंग्स थी वो भी देखने को मिली थी। तो यहाँ पर इन्होंने कोट कलर ऑफ द आइज के ऊपर क्या किया था, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट था वो क्रोमोजोमल मैपिंग पे भी था, और साथ ही साथ इनका जो एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट टू द क्रोमोजोमल वेरिफिकेशन, जो क्रोमोजोमल वेरिफिकेशंस की जो थ्योरी थी उसको भी देने का जो क्रेडिट है वो इन्हीं का है। क्रोमोजोमल, जो क्रोमोजोमल थ्योरी है इसको भी देने का जो क्रेडिट है वो किनका है, टी.एच. मॉर्गन साहब का। और साथ ही साथ इनकी सबसे एक मोस्ट जो इवेंट्स है जिसको उन्होंने दिया था, वो किसको दिया था, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर को, किसको दिया था, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर को। तो ये बात भी अपने को याद रहे। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि फादर ऑफ जेनेटिक्स हमारे हो गए, और फिर दूसरा क्या हो गया, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। अब हम लोग देखें फादर ऑफ जेनेटिक्स में, तो फादर ऑफ जो जेनेटिक्स हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल्स हैं। इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो पी प्लांट पे था, अथवा जिसको हम लोग पाइसम सेटाइबम बोलते हैं। इसमें जो क्रोमोजोम का नंबर था वो 2n बराबर 14 था। इन्होंने क्या किया था, हेरिडिटी को क्या किया था, डिफाइन किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो ट्रांसमिशन होता है करेक्टर अथवा जीन का फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में, उसी को हम लोग जो नाम देते हैं वो हेरिडिटी बोलते हैं। दूसरी बात यहाँ पर ये देखने को मिला कि जो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स हैं, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के रूप में हम लोग टी.एच. मॉर्गन को लेते हैं। टी.एच. मॉर्गन की अगर हम लोग बात करते हैं तो टी.एच. मॉर्गन का जो मोस्ट एक्सपेरिमेंट था वो क्या था, ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर पे था, जिसको हम लोग फ्रूट फ्लाई अथवा क्या बोलते हैं, फल मक्खी बोलते हैं इसी को। और दूसरी बात ये देखने को मिलता है कि जो ड्रोसोफिला होता है उसमें जो क्रोमोजोम की संख्या होती है वो क्या होती है, 2n बराबर 8 होती है नंबर में, और पेयर में बात करते हैं तो कितनी होती है, 4 होती है। और इसमें उन्होंने जो ड्रोसोफिला के ऊपर किया था कोट कलर ऑफ दी आई पे किया था। उन्होंने क्या किया था, आई का जो कलर होता है, एक रेड आई थी दूसरी वाइट आई थी, दूसरों दोनों में क्रॉस कराया था, तो उसके कंपेयर में क्या थी, ज़्यादा चमकदार जो आइज थी वो देखने को मिला था, जिसके चलते हुए उन्होंने यहीं पर क्या किया था, वेरिएशंस को भी बताया था। क्यों, क्योंकि रेड आइट एंड वाइट आइज के बीच में क्या था, ब्राइट आइज भी देखने को मिला, तो ये क्या था, उससे बिल्कुल डिफरेंस था, बिल्कुल अलग था। तो उन्होंने क्या किया, वेरिएशंस को बताया। और जो हमारा वेरिएशंस होता है ये दो प्रकार का होता है, एक हेरिडिटी वेरिएशंस होता है, दूसरा जो होता है इन्वायरमेंटल वेरिएशंस होता है। अभी हम इसके बारे में बताते हैं। दूसरी बात यहाँ पर देखने को मिलता है, जो टी.एच. मॉर्गन थे, टी.एच. मॉर्गन ने लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर को भी दिया है। लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर की थ्योरी को किसने दिया हुआ है, इसको भी टी.एच. मॉर्गन ने ही दिया है। जो सबसे पहला फर्स्ट साइंटिफिक स्टडी है म्यूटेशंस का, उसको भी जो देने का क्रेडिट है वो हमारा टी.एच. मॉर्गन को जाता है। जो फर्स्ट क्रोमोजोमल मैपिंग है, या जो क्रोमोजोमल मैपिंग है उसको भी देने का जो क्रेडिट है वो टी.एच. मॉर्गन को जाता है। जो क्रोमोजोमल मैपिंग के साथ साथ जो क्रोमोजोमल थ्योरी होती है, इट मीन जो साइंटिफिक
अथवा जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस होता है क्रोमोजोमल थ्योरी का, उसको भी जो देने का क्रेडिट है वो किनको जाता है, टी.एच. मॉर्गन साहब को जाता है। तो ये तो था इन केस में ओवरऑल अबाउट किसके बारे में, फादर ऑफ जेनेटिक्स एज वेल एज एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के बारे में। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग आगे कुछ इसके स्पेसिफिक पॉइंट को और भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि इनके मॉडर्न फादर कौन है, और साथ ही साथ इन केस में कि जो फर्स्ट जेनेटिक डिसऑर्डर से वो क्या होता, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग उसके आगे कुछ और भी जो हमारे बेसिक पहलू हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। आई होप आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं और ये डिस्कस करते हैं कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है। तो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स के रूप में हम लोग जिनको मेंशंस करते हैं वो हमारे हैं डब्ल्यू बेटसन। डब्ल्यू बेटसन को या बेटसन साहब को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बोलते हैं। दूसरी बात अपने को ये देखने को मिलती है कि जो सबसे पहला डिसऑर्डर्स है, जो जेनेटिकल डिसऑर्डर्स है जो कि इन केस में डिस्कवर किया गया, वो क्या था हमारा एल्केप्टोन यूरिया था, जिसको हम लोग ब्लैक यूरिन डिजीज का नाम देते थे। हमने सबसे पहली बात अभी बताई आपको कि फर्स्ट, या अभी हमने आपको जो बताया वो क्या बताया, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स जो हैं वो कौन है, डब्ल्यू बेटसन साहब ही हैं। इसका मतलब बेटसन को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बोलते हैं। दूसरी बात हमने आपको बताया कि फर्स्ट जेनेटिकल डिसऑर्डर, जो फर्स्ट जेनेटिकल डिसऑर्डर्स है वो हमारा क्या है, तो उसको हमने अभी आपको बताया, इसको हम लोग एल कैप्टॉन यूरिया अथवा इसी का जो नाम है ब्लैक यूरिन डिजीज, इसी को क्या नाम देते हैं, ब्लैक यूरिन डिजीज। एल कैप्टॉन यूरिया बोलते हैं अथवा इसी को क्या नाम देते हैं, ब्लैक यूरिन डिजीज का नाम देते हैं। क्या बोलते हैं, फर्स्ट जो जेनेटिकल डिसऑर्डर्स होता है वो एल कैप्टॉन यूरिया होता है अथवा क्या होता है, ब्लैक यूरिन क्या होती है, डिजीज होती है। एल कैप्टॉन यूरिया अथवा क्या है हमारा, ब्लैक यूरिन क्या होती है, डिजीज होती है। अगली बात ये देखने को मिलती है कि जो हमारा फर्स्ट जेनेटिकल डिसऑर्डर्स है, इसको जो सबसे पहले डिस्कवर करने का जो क्रेडिट है, फर्स्टली डिस्कवर्ड बाई, फर्स्टली डिस्कवर्ड बाई, मतलब ये जो डिसऑर्डर्स इसको डिस्कवर करने का जो क्रेडिट है वो किनको जाता है, ए गैरोड को। ए गैरोड मतलब ये वैज्ञानिक हैं ए गैरोड, जिन्होंने क्या किया था, सबसे पहले जो फर्स्ट जेनेटिकल डिसऑर्डर्स होता है इसको क्या किया था, इन्होंने डिस्कवर किया है। जैसे मैंने, अगर आपको याद हो, जब मैंने इंडोक्राइनोलॉजी बताया था, तो इंडोक्राइनोलॉजी में भी मैंने आपको बताया था कि जो सबसे पहला जेनेटिकल डिसऑर्डर्स होता है जो कि ह्यूमन बींग्स में रिपोर्ट किया गया था, वो क्या था हमारा, एडिसन डिजीज था, जिसको सबसे पहले थॉमस एडिसन साहब ने क्या किया था, रिपोर्ट किया था। और उसके नाम के आधार पर उन्होंने क्या किया था, उसका नामकरण कर दिया और उसको उन्होंने बता दिया कि क्या होता है एडिसन डिजीज, और अपने नाम के आधार पर कर दिया था, जो कि क्या था, अपने को देखने को मिला था जो एडिनल ग्लैंड थे उसमें, और वो भी एडिनल ग्लैंड में जो हाइपर सिक्रेशंस होता था, सॉरी हाइपो सिक्रेशंस होता था, कम सिक्रेशंस होता था एडिनल ग्लैंड का, तब उसकी वजह से देखने को मिला था। इसीलिए हम लोग उसको हाइपो एड्रिनालिज्म का भी नाम देते हैं, अथवा इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, एडिसन डिजीज का भी नाम देते हैं। तो उसको सबसे पहले थॉमस एडिसन साहब ने देखा था। वैसे ही इन केस में जो एल कैप्टॉन यूरिया अथवा जो ब्लैक यूरिन डिजीज होती है, इसको सबसे पहले जो डिस्कवर किया गया, वो किस में डिस्कवर किया गया, वो ह्यूमन में या मैन में या ह्यूमन बींग्स में क्या किया गया, इसको सबसे पहले क्या किया गया, डिस्कवर किया गया। और जब इसको ह्यूमन बींग्स में डिस्कवर किया गया, वो भी कहाँ पर, किडनी में, इसको क्या किया गया, डिस्कवर किया गया, जो कि क्या होती है, एल्केप्टॉन यूरिया अथवा क्या होता है, ब्लैक यूरिन डिजीज होती है। ये फर्स्टली इसको ए डिस्कवर किया गया ए गैरोड के द्वारा। और जब ए गैरोड की बात करते हैं, ए गैरोड की बात करते हैं हम लोग, ए गैरोड जो हैं वो क्या है, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, इसीलिए हम लोग इनको फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स का नाम देते हैं। अब फादर ऑफ, अगर हम लोग जेनेटिक्स की बात करते हैं, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है ग्रेगर जॉन मेंडल है। फादर ऑफ जो जेनेटिक्स हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। टर्म जो देने का काम है वो किसका है, डब्ल्यू बेटसन का है। मॉडर्न फादर जो है जेनेटिक्स के कौन है, तो डब्ल्यू बेटसन है।
एक्सपेरिमेंटल फादर कौन है जेनेटिक्स के, तो टी.एच. मॉर्गन है, ठीक है कि नहीं। और हम लोग बात करते हैं फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स कौन है, तो फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स के रूप में हम लोग किनका नाम लेते हैं, ए गैरोड का लेते हैं, क्योंकि ए गैरोड को हम लोग क्या नाम देते हैं, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने जो ए गैरोड वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले ह्यूमन बींग्स के अंदर जो उसकी किडनी होती है उसमें सबसे पहले उन्होंने जो एल्केप्टोन्यूरिया जो बीमारी होती है, जिसको हम लोग ब्लैक यूरिन डिजीज बोलते हैं, इसको क्या किया था, सबसे पहले उन्होंने डिस्कवर करने का काम किया। और तब उसी के बिहाफ पर इन केस में ए गैरोड को हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स का नाम देते हैं, तो फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स का क्रेडिट हम लोग देते हैं। अगली बात ये देखने को मिलती है कि जो ए गैरोड वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया था, एक हाइपोथेसिस को दिया हुआ था। इनकी एक हाइपोथेसिस भी है, जिस हाइपोथेसिस को हम लोग बोलते हैं वन म्यूटेंट जीन, वन म्यूटेंट जीन बोलते हैं। मतलब क्या होता है, एक जो जीन होता है वो क्या होता है, सभी को क्या करता है, म्यूटेट करता है। तो उन्होंने क्या किया, एक हाइपोथेसिस दी, वन म्यूटेंट जीन। इसी से संबंधित एक हमारी हाइपोथेसिस और भी है, जो कि क्या होती है, वन जीन वन एंजाइम, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। इसी से संबंधित हमारी एक हाइपोथेसिस और है, और वो क्या होती है हमारी वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस है, जिसको देने का जो क्रेडिट है वो किनका है, वो बीडल एंड टाटम का है। किनका है, बीडल एंड टाटम का है। कि बीडल एंड टाटम ने क्या किया था, सबसे पहले इस हाइपोथेसिस को उन्होंने दिया था। इस हाइपोथेसिस को किस में दिया था उन्होंने, इसको देने का जो काम है वो किस में दिया था, एक स्पेशल टाइप की फंजाई थी जिसका नाम था न्यूरोस्पोरा। क्या था नाम उसका, न्यूरोस्पोरा फंजाई थी। न्यूरोस्पोरा को हम लोग कॉमनली जो बोलते हैं, ये इसको हम लोग रेड अथवा पिंक मोल्ड फंजाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिंक मोल्ड हम लोग फंजाई का नाम देते हैं, जो कि बेसिकली जो हमारी क्या करते हैं, बिलोंग टू एस्कोमाइसिटीज फैमिली, सॉरी एस्कोमाइसिटीज जो क्लास होता है उससे क्या करती हैं, ये बिलोंग करती है। और न्यूरोस्पोरा को हम लोग एक नाम और देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट। इसको हम लोग प्लांट का क्या बोलते हैं, ड्रोसोफिला बोलते हैं। प्लांट का क्या नाम देते हैं हम लोग, इसको ड्रोसोफिला बोलते हैं। तो वन जीन, जैसे हमने आपको बताया कि ए गैरोड के द्वारा एक हाइपोथेसिस दी गई, जिस हाइपोथेसिस को हम लोग नाम देते हैं वन म्यूटेंट जीन का ये हाइपोथेसिस बोलते हैं, वैसे एक हाइपोथेसिस हमारी वन जीन एंड वन एंजाइम हाइपोथेसिस है। वन जीन एंड वन एंजाइम हाइपोथेसिस को देने का जो क्रेडिट है वो किनको जाता है, बीडल एंड टाटम को जाता है। कि बीडल एंड टाटम ने क्या किया था, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस को दिया था, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस को दिया था। और जब वन जीन एंड वन एंजाइम हाइपोथेसिस को दिया तो किस पे दिया था उन्होंने, न्यूरोस्पोरा क्रैसा, जो कि हमारी एक स्पेशल टाइप की फंजाई होती है, जिसको कॉमनली हम लोग रेड अथवा पिंक मोल्ड फंजाई बोलते हैं, जो कि हमारी क्या होती है, एस्कोमाइसिटीज क्लास से बिलोंग करती है। और जो न्यूरोस्पोरा होता है वो क्या होता है, ड्रोसोफिला ऑफ द क्या होता है, प्लांट होता है। जो हमारा एल्केप्टोन्यूरिया होता है, यह क्या होता है, एक तरह का ऑटोसोमल रिसेसिव क्या होता है, डिसऑर्डर्स भी देखने को मिलता है। इस तरह से क्या हुआ, ये अपने को देखने को मिल गया कि पूरा का पूरा क्या था, एक उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, जो कि इन केस में हम लोगों ने देखा। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे, जो हम लोग पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे, जेनेटिक्स। अब हम लोग उसके आगे कुछ चलते हैं। तो मैंने अभी एक टर्म आपको बताया था कि जो हमारा जेनेटिक्स होता है वो क्या होता है, एसोसिएट्स होता है दो टर्म से, एक हमारा हेरिडिटी होता है, दूसरा क्या होता है हमारा वेरिएशंस होता है। तो हम लोग सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं, हेरिडिटी की बात कर लेते हैं। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आई होप आपको समझ में आया होगा कि फादर आप मॉडर्न जेनेटिक्स की बात करते हैं तो डब्ल्यू बेडसन से। जो फर्स्ट जेनेटिकल डिसऑर्डर है वो एल्केप्टोन्यूरिया है अथवा ब्लैक यूरिन डिजीज है, जो आपको याद रखना है। एल्केप्टोन्यूरिया को अथवा ब्लैक यूरिन डिजीज को सबसे पहले डिस्कवर करने का जो क्रेडिट है वो वैज्ञानिक ए गैरोड को जाता है। ए गैरोड वैज्ञानिक ने ही क्या किया था, सबसे पहले क्या किया था, इसको ह्यूमन बींग्स के अंदर रिपोर्ट किया था, जिसके चलते हुए इन केस में उनको फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स का क्रेडिट मिला, खिताब मिला। उन्होंने एक हाइपोथेसिस भी दी थी, वन म्यूटेंट जीन की हाइपोथेसिस को दिया। इसी से संबंधित हमारी एक हाइपोथेसिस और भी होती है, जो वन जीन एंड वन एंजाइम की हाइपोथेसिस होती है। अभी ये आपका जो एलटी का एग्जाम हुआ था 2026 में, यही सेम क्वेश्चन पूछा गया था, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय, तो बीडल एंड टॉटम के द्वारा दिया गया। बीडल एंड टॉटम ने जो हाइपोथेसिस दी थी वो किस पे दिया हुआ था, एक स्पेशल टाइप की फंजाई जिसको हम लोग न्यूरोस्पोरा क्रैसा बोलते हैं, जिसको कॉमनली हम लोग रेड अथवा पिंक मोल्ड बोलते हैं, जो कि क्या होता है,
एस्कोमाइसिटीज हमारा क्लास से बिलोंग करता है, जिसको हम लोग कॉमनली क्या नाम देते हैं, ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट का नाम देते हैं। तो उससे क्या होता है, संबंधित होता है। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं और इसके कुछ स्पेशल पॉइंट को हम लोग और भी डिस्कस करते हैं। तो हम लोग अब बात कर लेते हैं इन केस में हेरिडिटी की। जो हेरिडिटी टर्म होता है, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, पहले तो हम लोग उसकी डिफिनीशन बात कर लेते हैं कि उसकी डिफिनीशंस क्या होती है जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स डील विद हेरिडिटी एज वेल एज वेरिएशन की। जो जेनेटिक्स होता है वो क्या होता है, हेरिडिटी एज वेल एज क्या होता है, वेरिएशंस को क्या करता है, ये डील करता है। जब ये हेरिडिटी एज वेल एज क्या होता है, वेरिएशंस को डील करता है, तो इसमें अपने को देखने को मिलता है जो ट्रांसमिशंस होता है कैरेक्टर का, वो पेरेंट से क्या होता है, ऑफस्प्रिंग तक अपने को देखने को मिलता है। कहाँ से, जो पेरेंट से लेकर के ऑफस्प्रिंग तक क्या होता है, अपने को देखने को मिलता है। उससे पहले हम लोग एक टर्म यहाँ पर पढ़ लेते हैं, और वो हमारा क्या है, इनहेरिटेंस। क्योंकि ये टर्म अभी आपको आएगा, तो इससे पहले हम लोग इनहेरिटेंस की थोड़ी सी मीनिंग बात कर लेते हैं। इनहेरिटेंस क्या होता है। अगर हम लोग इनहेरिटेंस की बात करते हैं, तो इसमें एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें करेक्टर्स जो होते हैं पेरेंट के, वो क्या होते हैं, जनरेशन टू जनरेशन क्या होते हैं, ट्रांसफर्स होते हैं। क्योंकि हेरिडिटी और इनहेरिटेंस की जो मीनिंग होती है वो बिल्कुल सिमिलर होती है। क्योंकि जो हेरिडिटी जिस टर्म से मिलकर के बना हुआ वो हमारा होता है हेरिटॉस। क्या होता है, हेरिटॉस होता है, और हेरिटॉस का जो मतलब होता है वो इनहेरिटेंस होता है। इसीलिए मैंने आपको बताया सबसे पहले इनहेरिटेंस ये क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस इन विच, ये क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है इन विच करेक्टर आर ट्रांसफर फ्रॉम, करेक्टर आर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले इसके मीनिंग बता दी कि क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो करेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। कहाँ से, पेरेंट्स से लेकर के कहाँ तक, ऑफ स्प्रिंग। मतलब जो पेरेंट के करेक्टर्स होते हैं वो ऑफ स्प्रिंग तक क्या होते हैं, पूरे के पूरे क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। दूसरी बात हमने आपको बताया कि जो जेनेटिक्स हमारा है, जो जेनेटिक्स हमारा है ये क्या होता है, इट इज एसोसिएशन विद, या इट इज डील विद, इट इज डील विद, डील विद द स्टडी ऑफ, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। इसमें क्या करते हैं हम लोग, हेरिडिटी एज वेल एज क्या करते हैं हम लोग, वेरिएशंस की स्टडी करते हैं। किसके करते हैं, हेरिडिटी की एज वेल एज क्या होती है, हम लोग वेरिएशंस की स्टडी करते हैं। अब सबसे पहला जो टर्म है वो क्या है हमारा, हेरिडिटी है। जो सबसे पहला टर्म है हमारा हेरिडिटी, मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा हेरिडिटी टर्म है वो क्या है, एक टर्म जिसका नाम होता है हेडिटॉस। क्या टर्म है, हम लोग ऐसा कह सकते हैं, इट इज आउटकम फ्रॉम, आउटकम फ्रॉम किससे हुआ है, हेडिटॉस से। और हेडिटॉस का जो मतलब होता है वो होता है इनहेरिटेंस। क्या होता है, इनहेरिटेंस। अब इसका मतलब ही इनहेरिटेंस होता है, इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले यहाँ पर लिखा कि जो इनहेरिटेंस होता है उसकी मीनिंग क्या होती है। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो पेरेंट के करेक्टर्स होते हैं वो अपने को देखने को मिलते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, वो अपने को पेरेंट से लेकर के ऑफस्प्रिंग तक पूरे के पूरे जो करेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रांसफर्स होते हैं। अब यहाँ पर ये भी क्या होता है, वो ये क्या होता है, हेरिटॉस, हेरिडिटॉस। ये क्या है, हेरिडिटॉस होता है, जिसका मतलब क्या होता है, इनहेरिटेंस होता है। अब हेरिडिटी जो वर्ड है उससे आउटकम हो गया, लेकिन हम लोग इसकी डिफिनेशन भी लिख सकते हैं, इट इज अ ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर टू पेरेंट, या फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में क्या होता है, अपने को देखने को मिला। तो हम लोग इसकी अगर डिफाइन करें, या इसको डिफाइन करें तो क्या बोल सकते हैं, इट इज अ ट्रांसमिशन, इट इज अ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन, it is a transmission of character, of character for parent to, for parent to offspring। क्या होता है इसमें, जो पेरेंट के करेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑफस्प्रिंग तक क्या होते हैं, वो ट्रांसमिट होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन से। तो इसका मतलब क्या, ये क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है करेक्टर का, जिसमें हमको देखने को मिलता है जो पेरेंट के करेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं,
ऑफस्प्रिंग तक क्या होते हैं, मूव करते हैं, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, वो वंशानुगत होते रहते हैं, ऐसा हमारा हेरिडिटी बोलता है। और अगली बात यहाँ पर ये देखने को मिला कि अब जो जेनेटिक्स हमारा टर्म होता है, हम लोग ऐसा कह सकते हैं, और दूसरा टर्म क्या हो गया, वेरिएशंस हो गया। इन दोनों शब्दों से क्या होता है, मिलकर के बना हुआ होता है। तो इस तरह से हम लोग अब ये बोल सकते हैं, अभी हम आपको जेनेटिक्स की में वेरिएशंस की मीनिंग भी बता रहे हैं। तो जेनेटिक्स बराबर हम लोग कह सकते हैं हेरिडिटी, हेरिडिटी अथवा इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनहेरिटेंस। हेरिडिटी अथवा क्या बोल सकते हैं, इनहेरिटेंस, प्लस क्या होता है हमारा, वेरिएशन। प्लस क्या होता है हमारा, वेरिएशन। तो हम लोग एक जेनेटिक्स बराबर क्या बोल सकते हैं कि जेनेटिक्स की जो मीनिंग होती है वो हेरिडिटी अथवा इनहेरिटेंस प्लस क्या होता है, वेरिएशंस होता है। अब जो हमारा वेरिएशंस होता है ये अपने को देखने को मिलता है कि इस वेरिएशंस का मतलब जो होता है वो डिफरेंसेस होता है। वेरिएशंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंसेस होता है। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं कि इसकी और भी मीनिंग क्या क्या अपने को देखने को मिलती है। तो आप लोग इसका पहले एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अपने को क्या देखने को मिल गया कि वेरिएशंस की हम लोग मीनिंग की बात करते हैं। अब इतना तो बहुत सिंपल है, जेनेटिक्स की मीनिंग हम लोगों ने समझ लिया, ये हेरिडॉट्स शब्द से मिल करके बना हुआ है। अब जो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जेनेटिक्स की बात करते हैं, तो उसमें हम लोग वेरिएशंस की बात करते हैं कि हमारा वेरिएशंस क्या होता है। अब इतना हम लोग लिखा रहने देते हैं, वेरिएशंस की बात कर लेते हैं। वेरिएशंस क्या होता है अपने को देखने को मिलता है, वो दो प्रकार का होता है। वेरिएशंस कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। वेरिएशंस की जो मीनिंग आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग डिफरेंसेस बोलते हैं, डिफरेंसेस बोलते हैं। और ये क्या होता है, ये दो प्रकार का होता है। एक अपने को देखने को मिलता है हेरिडिटी वेरिएशंस होता है, एक क्या होता है, हेरिडिटी वेरिएशंस होता है। दूसरा जो अपने को देखने को मिलता है वो अपने को इन्वायरमेंटल क्या होता है, एक होता है हेरिडिटी वेरिएशन, दूसरा जो होता है वो क्या होता है, इन्वायरमेंटल वेरिएशंस होता है। एक हेरिडिटी वेरिएशंस हो गया, दूसरा क्या हो गया, इन्वायरमेंटल वेरिएशंस हो गया। हेरिडिटी वेरिएशंस की बात करते हैं तो इसकी मीनिंग क्या होती है, द डिफरेंसेस ओवर वेरिएशन, क्या बोल सकते हैं, द डिफरेंसेस, द डिफरेंसेस ओवर वेरिएशन, द डिफरेंसेस ओवर वेरिएशन ऑफ व्हाट, variation of which, yeah, variations which, the differences which are बिल्कुल सेम हेरिडिटी का, ट्रांसमिटेड ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, वो क्या हो, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन की तरफ क्या करे, मूव करे। इसका मतलब हेरिडिटी जो हमारा होता है, हेरिडिटी की जो मीनिंग यहाँ पर निकल के आई तो सिंपली ये निकल के आई कि ये क्या होता है, अपने को देखने को मिलता है कि डिफरेंस होता है जिसमें हम लोग वेरिएशंस, जो डिफरेंसेस और वेरिएशंस होता है जिसमें कि पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, जो उसका करेक्टर्स होता है वो क्या करता है, मूव करता है, और उसमें वेरिएबिलिटी भी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जनरेशन टू जनरेशन किस तरह बिहाव पर जाएगा। तो वहाँ पर देखने को मिलते हैं कि जो पेरेंट सेल्स होते हैं अथवा जो पेरेंट बॉडी होती है उसमें एक तरह का रिप्रोडक्शन होता है, और वो रिप्रोडक्शन कैसा होता है, तो मेनली अपने को जो देखने को मिलेगा वो कैसा होगा, वो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब उसमें क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। तभी क्या होगा, जो ऑफस्प्रिंग के करेक्टर्स होंगे, सॉरी जो पेरेंट के करेक्टर्स होंगे वो क्या करेंगे, ऑफस्प्रिंग तक ट्रेवल करेंगे। तो उसमें क्या देखने को मिलता है, सेक्सुअल करेक्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। तभी क्या होगा, उसमें डिफरेंसेस देखने को मिलेगा अथवा वेरिएबिलिटी देखने को मिलेगी। तभी अपने को देखने को मिलेगा कि जो ट्रांसमिशंस हो रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, मतलब जीन का अथवा करेक्टर का, वो तभी अपने को देखने को मिलेगा जब उसमें क्या हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। जब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा तब तक ये चीज़ें जो होंगी अपने को देखने को नहीं मिलेंगी। दूसरी बात होती है इन्वायरमेंटल वेरिएशंस का, जो यह वेरिएशंस होता है, इस वेरिएशंस की बात करते हैं तो दीज वेरिएशंस which are not fixed, जो इस तरह का वेरिएशंस होता है वो क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, बट आर इन्वायरमेंटली
इन्वायरमेंटली क्या होता है, ये इंड्यूस्ड होता है, इन्वायरमेंटली इंड्यूस्ड। इस तरह का जो म्यूटेशंस होता है वो क्या होता है, इन्वायरमेंटली इंड्यूस्ड होता है। इसका मतलब ये फिक्स ही नहीं होता, इसका मतलब हम सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि ये क्या होता है, अपने को इन्वायरमेंट से देखने को मिलता है। जैसे बहुत सारे डिफरेंसेस, जैसे एक तो मम्मी पापा से अपने को डिफरेंसेस देखने को मिला। अब जैसे हमारी संगत जैसी होगी, हम जैसे जिसके साथ में रहेंगे तो हमारा क्या होगा, अगर हम किसी नशेड़ी गजेड़ी के संपर्क में हैं तो हम क्या होगा, हम भी वहाँ से नशा करने लगेंगे। अगर हम अच्छे की सोहबत में हैं, अच्छे लोगों के साथ में हैं, तो हमको क्या मिलेगा, जो हमारा पर्यावरण होगा वो उसी के समावेश क्या करेगा, हम काम करेंगे। बिल्कुल वैसे ही अगर हम पॉजिटिव लोगों के साथ में रहेंगे तो हम पॉजिटिव चीज़ों को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। अगर हम किसी नेगेटिव व्यक्ति के साथ में रहेंगे तो क्या करेंगे, वहाँ से जो नेगेटिव पहलू होंगे वहाँ से क्या करेंगे, हम उन सारी चीज़ों को ऑब्टेन करेंगे। इस तरह से क्या होता है, ये हमारा इन्वायरमेंटल वेरिएशंस होता है। लेकिन जो हेरिडिटी वेरिएशंस होता है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, आउटकम होता है, हमको पेरेंट बॉडी से मिलता है। लेकिन ये क्या होता है, ये फिक्स नहीं होता है, ये अपने को इन्वायरमेंट से मिलता है। अगर जब ये इन्वायरमेंट से मिलता है तो ये भी क्या होता है, बिल्कुल फिक्स नहीं होता है कि फिक्स होता है, ये इन्वायरमेंटली क्या होता है, इंड्यूस्ड होता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि क्या होगा, इस पे जो इन्वायरमेंट का जो प्रभाव होता है वो अपने को देखने को मिलेगा। जैसे हमने आपको बताया कि अगर हम पॉजिटिव लोगों के साथ में हैं तो पॉजिटिव चीज़ों को ग्रहण करेंगे, अगर हम नेगेटिव लोगों के साथ में हैं तो क्या करेंगे, हम नेगेटिव चीज़ों को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। तो इस तरह से क्या हो गया, ये हमारा वेरिएशंस हो गया, जो कि हेरिडिटी वेरिएशंस होता है, एज वेल एज क्या होता है, हमारा इन्वायरमेंटल वेरिएशंस होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने जेनेटिक्स की जो मीनिंग थी वो भी समझ लिया कि इट इज़ डील विद स्टडी ऑफ हेरिडिटी एज वेल एज वेरिएशंस, या हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि कंपोजिशंस ऑफ, या हम लोग दूसरी डिफिनेशन बोल सकते हैं कि कंपोजिशन ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। क्या बोल सकते हैं, कंपोजिशन ऑफ हेरिडिटी एज वेल एज वेरिएशंस बोल सकते हैं। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं और कुछ इसकी चीज़ों के बारे में और भी हम लोग डिस्कस करते हैं। अब हम लोग उसमें चलते हैं और जेनेटिक्स से संबंधित जो उसका इंट्रोडक्टरी पॉइंट के रूप में हमको दो तीन बातें पता चल गई। एक उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कि सबसे पहले जो टर्म को दिया गया वो डब्ल्यू बेटसन के द्वारा दिया गया। जो फादर हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। सबसे पहले जो डिस्कवर की गई हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर है वेल कैप्टॉन यूरिया है। फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स जो हैं वो एगेरॉड हैं। मॉडर्न फादर के जो जेनेटिक्स हैं वो हमारे डब्ल्यू बेटसन हैं। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जो जेनेटिक्स हैं हम लोग बोलते हैं, उनको बोलते हैं, तो वो हम लोग जो बोलते हैं टी.एच. मॉर्गन साहब को बोलते हैं। तो इस तरह से कई सारे बेसिक जो थीम्स है वो पता चल गई। सबसे पहले हम लोगों ने हेरिडिटी की भी डिफिनीशंस को पढ़ लिया और साथ ही साथ हम लोगों ने वेरिएशंस के डिफिनीशंस को भी देख लिया। अब हम लोग उसके आगे चलते हैं और पढ़ते हैं जो सेक्सुअलिटी होती है वो हेरिडिटी में एज वेल एज वेरिएशंस में किस किस में देखने को मिलती है। वो प्लांट में भी देखने को मिलती है, एज वेल एज एनिमल्स में भी देखने को मिलती है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं सेक्सुअलिटी अ सोर्स ऑफ सेक्सुअलिटी क्या होती है, सोर्स ऑफ हेरिडिटी वेरिएशन। हेरिडिटी वेरिएशन की जो सेक्सुअलिटी होती है वो क्या होती है, सोर्स होता है हेरिडिटी एज वेल एज वेरिएशंस के लिए। तो अपने को किस में देखने को मिलेगा, तो जो सेक्सुअलिटी होती है वो किस में होता है, दो में देखने को मिलता है। सेक्सुअलिटी इन एनिमल्स में, सेक्सुअलिटी इन एनिमल्स में देखने को मिलेगा। दूसरा जो देखने को मिलता है किस में देखने को मिलता है, सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स में, सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स में। तो ये दो चीज़ों में क्या होता है, जो सेक्सुअलिटी होती है वो क्या होती है, रिपोर्ट की जाती है। एक एनिमल्स में रिपोर्ट की जाती है, दूसरा क्या होता है, प्लांट में। तो जो हम लोग सबसे पहले एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स में जो सेक्सुअलिटी है वो क्या आता है, उस पर स्पेकुलेटेड होती है। स्पेकुलेटेड की मतलब हो, स्पेकुलेटेड रेदर देन फैक्ट। इसका मतलब ये होता है कि जो इसके केवल अटकनें लगाई जाती है, इसको केवल ऐसे मानक के रूप में माना जाता है कि हाँ इसका जो मतलब सेक्सुअलिटी है एनिमल्स में कुछ इस तरह से हुई। जैसे इन केस में एक वैज्ञानिक थे, जिन वैज्ञानिक का नाम था विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने 1578 से लेकर के इन्होंने 1657 के बीच में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने बताया था कि जितनी भी तरह के इंडिविजुअल्स होते हैं उन सभी की जो वर्जिन होती है एक पर्टिकुलर एग से होती है।
क्या होती है, एग से होती है। अब उन्होंने एग बताया, एग का मतलब ये हुआ कि फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, इट मीन जो पेरेंट बॉडी होती है उस पेरेंट बॉडी के फ्यूजन से जो एग बनता है उससे क्या होता है, जितने भी हमारे एनिमल्स होते हैं उन सभी एनिमल्स का क्या होती है, वर्जिन होती है। और उन्होंने ये बताया था कि ये जो हमारी सेक्सुअलिटी या एनिमल्स में, जो हमारे एनिमल्स की जो सेक्सुअलिटी होती है उसमें देखने को मिलता है कि इसमें हम पूर्ण तथ्य नहीं दे सकते हैं, कि मतलब एकदम यथार्थ सत्य के साथ में, यथार्थ तथ्य के साथ में या फैक्ट के साथ में हम क्या करें यहाँ पर देखें। इसमें क्या होती है, केवल शुरू शुरू में वैगनिंग टाइम में क्या किया गया था, केवल इसकी स्पेकुलेट किया गया था। स्पेकुलेट का मतलब मैंने आपको बताया, केवल अटकने लगाना होता है या केवल एक मानक के रूप में मानना कि हाँ ये फैक्ट जो था कुछ इस तरह से था। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर हो गया, जो सेक्सुअलिटी होती है, जो सेक्सुअलिटी इन एनिमल्स, पहला पॉइंट यहाँ पर हो गया कि सेक्सुअलिटी इन एनिमल, जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि सेक्सुअलिटी इन एनिमल्स वाज बेस्ड ऑन स्पेकुलेशन rather than the fact। मतलब ये होता है कि जो सेक्सुअलिटी होती है एनिमल्स में वो बेस होती है स्पेकुलेशंस रैदर दैन फैक्ट, मतलब तथ्य के बजाय अटकने लगाने पे। मतलब इसमें तथ्य के बजाय, मतलब एक्चुअल फैक्ट के बजाय क्या होती हैं, जो स्पेकुलेशंस होता है उस पर क्या होती है, जो सेक्सुअलिटी होती है एनिमल्स की क्या होती है, वो डिपेंडेंट होती है। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात मैंने अभी अभी आपको बताया कि एक वैज्ञानिक थे, जिन वैज्ञानिक का नाम था विलियम हार्वे। क्या नाम था, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने 1578 से इन्होंने 1657 के बीच में इन्होंने ये बताया था कि जो क्या होता है, इन्होंने भी केवल ऐसे अनुमान लगाया था। इन्होंने भी क्या कहा था, स्पेकुलेटेड दैट इन्होंने क्या कहा था, ऑल एनिमल्स अराइज फ्रॉम द एक्स। उन्होंने ये कहा था कि जितने भी तरह के एनिमल्स होते हैं सभी की जो वर्जिन होती है वो अपने को देखने को मिलती है, किससे होती है, सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, एग से होती है। अब एग की बात करते हैं। एग वाज डिस्कवर्ड बाय, एग को सबसे पहले डिस्कवर करने का जो क्रेडिट है, एग वाज डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर किया था इसको डिस्कवर करने का जो क्रेडिट है वो किनको जाता है, वॉन वियर को। किनको जाता है, वॉन वियर। तो वॉन वियर ने क्या किया था, सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, इसको डिस्कवर किया था। किसको डिस्कवर किया था इन्होंने, एग को डिस्कवर करने का जो क्रेडिट है वो किनको जाता है, वॉन वियर को। तो इसका मतलब क्या, विलियम हार्वे ने 1578 से लेकर के 1657 के बीच में उन्होंने ऐसा अटकन लगाया हुआ था, ऐसा उन्होंने माना हुआ था कि जितने भी एनिमल्स होते हैं सभी की जो वर्जिन होती हैं, सभी जो निकले हुए हैं वो किससे हुए, वर्जिनेट हुए हैं, एग से वर्जिनेट हुए हैं। एग की जो डिस्कवर करने का जो क्रेडिट है वो किनको जाता है, वॉन वियर को जाता है। और वहीं पर हम लोग बात करते हैं 1674 ईस्वी में, किसमें, 1674 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे, जिन वैज्ञानिक का नाम था एंटोनी वॉन लेवेनहॉक। एंटोनी वॉन लेवेनहॉक ने, उन्होंने क्या किया था, स्टडी डिफरेंट एनिमल स्पर्म। इन्होंने क्या किया था, डिफरेंट एनिमल्स के स्पर्म की क्या की थी, उन्होंने स्टडी किया था। उन्होंने ऐसा ऑब्जर्वेशन किया था किस पे, जो ह्यूमन का स्पर्म होता उसके बारे में क्या किया था, उन्होंने स्टडी किया हुआ था। मतलब स्पर्म की स्टडी किसने किया था, एंटोनी वॉन लेवेनहॉक ने स्टडी किया हुआ था। एग की स्टडी किसने की हुई थी, वॉन वियर ने की हुई थी। कैसा, मतलब ऐसा किसने माना हुआ था कि जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं, जितने भी हमारे एनिमल्स होते हैं, सबकी जो वर्जिन होती है वो क्या होती है, एग से होती है। ऐसा मानने का जो क्रेडिट है वो विलियम हार्वे का है। सेक्सुअलिटी इन एनिमल्स में जो अपने को क्या देखने को मिलता है, इसमें तथ्य के बजाय क्या होते हैं, केवल अटकनें लगाई जाती हैं। केवल ऐसा माना जाता है कि इनकी जो वर्जिन होती है वो किस तरह से अपने को देखने को मिलती है। ये तो हो गया किसके बारे में, सेक्सुअलिटी इन एनिमल्स के बारे में। क्योंकि जो सेक्सुअलिटी या सोर्स ऑफ हेरिडिटी वेरिएशंस में, कि ऐसा पहले प्लांट आया फिर एनिमल्स आया, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग तथ्यों को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। दूसरा है इनके, इसमें सेक्सुअलिटी इन प्लांट की बात करते हैं तो सबसे पहले जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, रिप्रोडक्टिव
रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट ऑब्जर्व बाय यान ग्रू, मतलब उसको स्टडी का करने का जो क्रेडिट है वो किनको जाता है, यान ग्रू वैज्ञानिक को जाता है 1682 ईस्वी में। कि 1682 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिन वैज्ञानिक का नाम था एन ग्रू। एन ग्रू वैज्ञानिक ने 1682 ईस्वी में सबसे पहले जो प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसके बारे में क्या किया था, उन्होंने ऑब्जर्व किया हुआ था। ओके। दूसरी बात, एक वैज्ञानिक आता है जिनका नाम है ए कैमरियस। क्या नाम आता है? ए कैमरियस। इसको हम लोग क्या नाम लेते हैं? एम कैमरियस। ए कैमरियस उसको हम लोग नाम देते हैं, जिन्होंने 1684 ईस्वी में इन्होंने क्या की स्टडी किया हुआ था। किस पे स्टडी किया हुआ था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। स्टडी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट के ऊपर क्या किया था, उन्होंने स्टडी किया हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इसको जेनेटिक्स में पढ़ाने का क्या मतलब है। जेनेटिक्स में इसको पढ़ाने का मेन उद्देश्य ये हमारा है कि कम से कम आप प्लांट और एनिमल्स की जो सेक्सुअलिटी है उसको आप लोग जान लें, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारा हेरिडिटी होता है और जो वेरिएशंस होता है, तो वेरिएशंस जो होता है वो तभी अपने को देखने को मिलेगा जब उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो हो। जब तक उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं होगी तब तक जो इंडिविजुअल्स होगा उसमें किसी भी तरह का वेरिएशन जो होगा वो अपने को देखने को नहीं मिलेगा, कि अपने को देखने को मिलेगा। इसलिए क्या हुआ, यहाँ पर हमने प्लांट में भी एज वेल एज एनिमल्स में भी जो अपने को देखने को मिला, तो एनिमल्स में ऐसा माना गया कि हाँ बिगनिंग टाइम में इस तरह से हुआ, लेकिन आज के समय में हम लोग सब जान रहे हैं कि जो ह्यूमन बींग्स होता है उसमें क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, और उसमें क्या होता है, स्पर्म एंड ओवम के फ्यूजन से क्या होता है, जाइगोट बनता है। फिर जाइगोट जो होता है जब उसको प्रॉपर टाइम मिलता है, फेवरेबल कंडीशन मिलती है, तो क्या होता है वो ऑफ स्प्रिंग क्या होती है अपने को देखने को मिलती है। आज के समय में हम लोग सारी चीज़ों को अच्छी तरह भली भांति प्रकार से जान रहे हैं, लेकिन उस समय की बात है जब जो हमारा साइंस था उतना एडवांस नहीं था। तब वहाँ पर क्या हुआ, जो वैज्ञानिक लोग थे वो क्या करते थे, उन सारी चीज़ों को किस तरह से एनालिसिस करते थे उसी के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको दो वैज्ञानिक का नाम याद रखना, एक यंगरू वैज्ञानिक का नाम याद रखना है जिन्होंने 1682 ईस्वी में क्या किया था, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसके बारे में ऑब्जर्व किया। और ए जो कैमरियस वैज्ञानिक है उन्होंने 1684 ईस्वी में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट का, जो पार्ट प्लांट का होता है उसके बारे में क्या किया था, उन्होंने स्टडी किया हुआ था। अब हम लोग कुछ इसके कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, जो जेनेटिक्स के हमारे कॉन्सेप्ट हैं उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं इसमें डिस्कस कर लेते हैं। तो आप लोग इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग कुछ उसके आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं। अब हम लोग उसके आगे चलते हैं और कुछ हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, वन बाय वन क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग उसके बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चंस होता है वो बहुत कम पुटअप किया जाता है, जो उसके कुछ फैक्ट हैं। लेकिन अब यहाँ से जो बताने चल रहे हैं वहाँ से भी क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट के नेम है तो उसको हम लोग याद कर लेंगे। सब इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। जैसे सबसे पहला है स्वामेंडर्न, स्वामर्डेन। स्वामेर्डेन एक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने क्या किया था, गेप कॉन्सेप्ट ऑफ होमोलकस। इन्होंने क्या किया था, गेप कॉन्सेप्ट ऑफ, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, होमेनकुलस। क्या बोलते हैं, होमेनकुलस। इन्होंने एक तरह का कॉन्सेप्ट दिया था जिस कॉन्सेप्ट को हम लोग होमेनकुलस बोलते हैं। एक वैज्ञानिक है जिन वैज्ञानिक का नाम है वॉल्फ। वॉल्फ ने भी क्या किया था, एक कॉन्सेप्ट दिया था, गेप कॉन्सेप्ट ऑफ, गेप कॉन्सेप्ट ऑफ एपिजेनेसिस। इन सब सारी चीज़ों का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है इन सारी चीज़ों में, कि किस तरह से जो हमारे जेनेटिक्स है उसका क्या हुआ, वर्जिन अपने को देखने को मिला। इन सारी चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि अपने को देखने को मिलता है। नेक्स्ट एक वैज्ञानिक का नाम है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन। अब चार्ल्स डार्विन ने क्या किया था, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेन को क्या किया था, उन्होंने दिया था पैनजीन को। गेप कॉन्सेप्ट ऑफ, गेप कॉन्सेप्ट ऑफ पैनजीन और जेम्यूल्स, इसी को क्या नाम देते हैं हम लोग, जेम्यूल्स भी बोलते हैं। इन्होंने एपिजेनेसिस का
जो क्रेडिट है वो वॉल्फ को जाता है, स्वामेडन वैज्ञानिक को जो क्रेडिट जाता है वो होमेनकुलस को जाता है। चार्ल्स डार्विन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, पैंजियन अथवा ज्यूमुलस का है। और जो एक वैज्ञानिक जिनका नाम है ए विजमैन, क्या नाम है, ए विजमैन, इन्होंने 1834 से लेकर के 1914 के बीच में जो अपना काम किया था, उन्होंने भी एक कॉन्सेप्ट दिया था, गेप कॉन्सेप्ट ऑफ जर्म प्लाज्म। इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया था, जर्म प्लाज्म का क्या किया था, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था। दूसरे वैज्ञानिक है जिनका नाम है जोहानसन, क्या नाम है, जोहानसन। तो जोहानसन ने 1909 ईस्वी में इन्होंने भी एक कॉन्सेप्ट दिया था, किसका, गेव द फेनोटाइप एंड जीनोटाइप कॉन्सेप्ट, गेव द जीनोटाइप एंड फेनोटाइप कॉन्सेप्ट। इन्होंने जीनोटाइप एज वेल एज क्या है हमारा जो फिनोटाइप का कॉन्सेप्ट है उसको देने का काम किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि मैंने लिखे हुए हैं। पहले हमारे एक वैज्ञानिक जिनका नाम था स्वामेडन, स्वामेडन वैज्ञानिक ने जो कॉन्सेप्ट दिया है वो होमेनकुलस का कॉन्सेप्ट दिया है। दूसरे वैज्ञानिक हमारे वॉल्फ हैं जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है इपिजेनेसिस का कॉन्सेप्ट दिया है। तीसरे वैज्ञानिक है चार्ल्स डार्विन, कौन है, चार्ल्स डार्विन है। इनका जो टाइम ड्यूरेशन था वो 1809 से लेकर के 1894 तक था। इन्होंने भी एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, किसका, पैंजियन अथवा जिम्यूल्स का कॉन्सेप्ट है। दूसरे वैज्ञानिक है ए विजमैन, इनका जो टाइम ड्यूरेशन से 1834 से लेकर के क्या है 1894 तक है। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था जर्म प्लाज्म का। एक वैज्ञानिक है जोहानसन, जोहानसन ने जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है जीनोटाइप एज वेल एज जो फिनोटाइप कॉन्सेप्ट होते हैं उनके बारे में क्या है इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग अब चलते हैं, उसके आगे पढ़ते हैं जो कि हमारा क्या होता है, ब्रांचेज ऑफ जेनेटिक्स। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं ब्रांचेज ऑफ जेनेटिक्स के बारे में। अब हम लोग जब ब्रांचेज ऑफ जेनेटिक्स की बात करते हैं तो मेनली क्या होती है, अपने को तीन जो ब्रांचेज होती हैं वो जेनेटिक्स की देखने को मिलती हैं, जिसमें सबसे पहला होता है ट्रांसमिशन जेनेटिक्स होती है, दूसरा मॉलिकुलर जेनेटिक्स होता है और तीसरा जो होता है पॉपुलेशन जेनेटिक्स होता है। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं ब्रांचेज ऑफ जेनेटिक्स। अब हम लोग बात करते हैं ब्रांचेज ऑफ जेनेटिक्स की। ब्रांचेज ऑफ जेनेटिक्स की बात करते हैं कि जो ब्रांचेज होती हैं जेनेटिक्स को कितनी देखने को मिलती हैं। मुख्य रूप से क्या होती है, इसकी तीन ब्रांचेज देखने को मिलती हैं। पहले जो ब्रांचेज होती है उसको हम लोग नाम देते हैं ट्रांसमिशन जेनेटिक्स, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, पहली जो ब्रांचेज है उसको ट्रांसमिशन जेनेटिक्स बोलते हैं। इसी को हम लोग जो नाम देते हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स बोलते हैं, मेंडेलियन जेनेटिक्स इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या नाम देते हैं, इसी को मेंडेलियन जेनेटिक्स बोलते हैं। अथवा इसी का एक नाम और होता है, इसी को हम लोग जो नाम देते हैं वो क्या बोलते हैं, क्लासिकल जेनेटिक्स, क्या बोलते हैं, क्लासिकल जेनेटिक्स। ये सबसे पहले जेनेटिक्स होते हैं जिसमें अपने को देखने को मिलता है। ये सबसे क्या होती है, ओल्डेस्ट ब्रांच होती है, अभी बता रहे हैं। तो सबसे पहले कौन सी जेनेटिक्स हो गई, ट्रांसमिशन जेनेटिक्स, मेंडेलियन जेनेटिक्स अथवा क्या हो गई हमारी क्लासिकल जेनेटिक्स हो गई। दूसरी हम लोग बात करते हैं तो दूसरा जो होता है उसको हम लोग जो नाम देते हैं वो होती है मॉलिकुलर जेनेटिक्स, क्या होती है, मॉलिकुलर जेनेटिक्स। और तीसरी की बात करते हैं, तीसरी जो होती है उसको हम लोग नाम देते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स, क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तो पहली जो हो गई वो हो गई ट्रांसमिशन जेनेटिक्स, मेंडेलियन जेनेटिक्स, क्लासिकल जेनेटिक्स। दूसरी जो हो गई वो मॉलिकुलर जेनेटिक्स हो गई। तीसरी जो हो गई वो कौन सी हो गई, पॉपुलेशन जेनेटिक्स हो गई। अब जो हम लोग सबसे पहले की बात करते हैं, सबसे पहला जो होता है वो होता है ट्रांसमिशन जेनेटिक्स। ट्रांसमिशन जेनेटिक्स जो होता है क्या होता है, दीज आर ओल्डेस्ट ब्रांच। ये क्या होती है, पहला क्या हो, पहला पॉइंट क्या हो गया, दीज आर ओल्डेस्ट ब्रांच। ये क्या होती है, सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच होती है किसकी, जेनेटिक्स की, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, विच डील ट्रांसमिशन ऑफ जीन, विच डील्स ट्रांसमिशन ऑफ जीन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ट्रांसमिशन ऑफ जीन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ऐसा भी बोल सकते हैं, फ्रॉम जनरेशन टू
जनरेशन टू जनरेशन, ये क्या हो गया हमारा सबसे पहला क्लासिकल जेनेटिक्स हो गया, जिसको हम लोग मेंडेलियन जेनेटिक्स बोलते हैं, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है, वंशानुगत होती रहती है। दूसरी होती है हमारी क्या होती है, इसको हम लोग नाम देते हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। ये क्या होती है, डील विद स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जीन के बारे में क्या करते हैं हम लोग इसमें पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, डील विद स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जीन एट मॉलिक्यूलर लेवल, एट मॉलिक्यूलर लेवल। इसमें क्या करते हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या करते हैं, जो जीन के स्ट्रक्चर एज वेल एज जो फंक्शंस होते हैं उसके बारे में क्या करते हैं हम लोग स्टडी करते हैं। तीसरा जो होता है हमारा क्या होता है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स होता है। इसमें क्या करते हैं, डील विद द स्टडी ऑफ डील विद द स्टडी ऑफ, इसमें क्या करते हैं हम लोग स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड बिहेवियर ऑफ जीन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड बिहेवियर ऑफ जीन की, मतलब जो जीन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है एज वेल एज जो बिहेवियर्स होता है उसके बारे में क्या करते हैं हम लोग स्टडी करते हैं। तो इस तरह से क्या हो गया, ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स हो गई। तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स में क्या देखने को मिल गया कि डील विद द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज बिहेवियर ऑफ जीन, अथवा इन ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग जो रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स क्या बोलते हैं, डील विद द स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शन ऑफ जीन इज कॉल्ड एज, हम लोग क्या नाम देते हैं, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच होती है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा जीन होता है उसके स्ट्रक्चर एज वेल एज क्या करते हैं हम लोग फंक्शंस के बारे में क्या करते हैं, टोटल ओवरऑल अबाउट क्या करते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं। इस तरह से क्या हो गया, ये हमारी ब्रांचेज हो गई पूरी की पूरी किसके बारे में, जेनेटिक्स के। तो तीन तरह की जेनेटिक्स की ब्रांच हो गई, पहले ट्रांसमिशंस हो गई, दूसरी मॉलिक्यूलर, तीसरी क्या हो गई, पॉपुलेशन। ये तो मेंडेलियन जेनेटिक्स हो गई। इसमें हम लोग पूरी की पूरी जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होती है वो स्टडी करते हैं। और पॉपुलेशन जेनेटिक्स में हम लोग जो डिस्कस करते हैं वो पॉपुलेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे एज लाइक हार्डी-विंगर प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके बारे में क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो ये तो था ओवरऑल अबाउट किसके बारे में, जेनेटिक्स का एक इंट्रोडक्टरी क्लास था, जो कि मैंने क्या किया यहाँ पर आपको डिस्कस किया। अब उसके बाद हम लोग जो चलेंगे वो क्या पढ़ेंगे, टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, कि जो हमारा क्या होता है जेनेटिक्स होता है, उस जेनेटिक्स में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी होती हैं। जैसे हमारा जाइगोट क्या होता है, जीन क्या होता है, हमारे एलील्स क्या होते हैं, होमोजाइगस क्या होता है, हेट्रोजाइगस क्या होता है, डोमिनेंट क्या होते हैं, रिसेसिव क्या होते हैं, एज वेल एज जो हमारे होमोजाइगस होते हैं, हेट्रोजाइगस होते हैं, और साथ ही साथ हमारे टेस्ट क्रॉस क्या होता है, बैक क्रॉस क्या होता है, सेल्फ क्रॉस क्या होता है, एज वेल एज हम लोग कुछ और भी जो बेसिक पॉइंट होंगे उसको भी डिस्कस करेंगे, जैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होते हैं, इन सब के बारे में भी क्या करेंगे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, या नेक्स्ट लेक्चर्स में क्या करेंगे, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, कारण आपको हमारा सेशन अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जेनेटिक्स की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। अब जब तक हम लोग कंप्लीट जेनेटिक्स नहीं पढ़ लेंगे तब तक कोई भी PYQ जो सॉल्व नहीं करेंगे। तो कंप्लीट जेनेटिक्स का जो लेक्चर्स है वो लगभग 15 से लेकर के 20 लेक्चर्स के बीच में ऑलमोस्ट जो है वो फिनिश हो जाना चाहिए। तो प्रयास करेंगे, क्योंकि जो मेंडेलियन जेनेटिक्स को अब हम जो पढ़ाएंगे उसमें ऑलमोस्ट हमारे 2 लेक्चर्स लगेंगे। एक में हम लोग टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग ग्रेगर जॉन मेंडल्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके क्या करेक्टर्स थे, किस लिए लिया था। एक लेक्चर्स में हम लोग पढ़ लेंगे पूरा का पूरा उसका जो था, फर्स्ट लॉ था, सेकेंड लॉ था, थर्ड लॉ था, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या, सेग्रीगेशन क्या, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स क्या है, इसको क्या करेंगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगता है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जितने भी हमारे बायोलॉजी एस्पिरेंट्स हैं, क्योंकि ये जितने भी हमारे एग्जाम्स होने वाले हैं सभी एग्जाम्स के लिए हमारा बेनिफिशियल्स रहेगा, चाहे वो TGT होने वाला है, PGT होने वाला है, चाहे हमारा GIC का एग्जाम्स हो, एज वेल एज जो TRE4 है। साथ ही साथ जो हमारे बच्चे एकेडमिक लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो BSc हो, MSc हो, नीट लेवल पे हो, वो सभी के लिए क्या रहेगा, ये बेनिफिशियल्स रहेगा। तो आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।